कभी कभी कोई कविता कुछ ऐसा कह जाती है या किसी खास अंदाज में कुछ ऐसा व्यक्त कर जाती है कि सीधे दिल में उतर जाती है। एक अनजाने से कवि बच्चालाल उन्मेष की कविता छिछले प्रश्न गहरे उत्तर ने यही किया है। शायद यही वजह है कि ये कविता एकदम से वायरल हो गई और लाखों लोग इस पर बात करने लगे। आज की परिचर्चा इसी कविता पर केंद्रित है और इसमें हिस्सा लेने के लिए हमारे साथ हैं कवि बच्चालाल उन्मेष, वरिष्ठ पत्रकार एवं लेखक प्रियदर्शन और लेखिका रजनी अनुरागी। सबसे पहले तो आप मेहमानों का स्वागत है इस कार्यक्रम में ताना बाना में। और मैं चाहूंगा कि इस कार्यक्रम की शुरुआत, इस चर्चा की शुरुआत बच्चालाल उन्मेष जी अपनी कविता से, जो कि वायरल हो चुकी है, इतने बड़े पैमाने पर उसको पढ़ा जा रहा है, उस पर बातचीत की जा रही है। तो सबसे पहले बच्चालाल जी, मैं चाहता हूं कि हमारे दर्शकों के लिए आप अपनी कविता का पाठन करें। शुक्रिया सर, आपने ये मंच प्रदान किया और इसी में गणमान्य लोग भी जुड़े हैं। वैसे मैं इनसे पूर्व परिचित नहीं हूँ, लेकिन प्रियदर्शन सर को मैं उनके आर्टिकल्स काफ़ी पढ़ता रहता हूँ। और चूँकि अभी मैं बहुत ही कच्चा घड़ा हूँ और थोड़ा सा अभी हिचक रहती है, और लेकिन आप जैसे लोगों और जैसे प्रियदर्शन सर हैं और भी जो सोशलिस्ट हैं, उनकी चीज़ों को मैं ऑब्जर्व करता हूँ और अपने आप में भी व्यक्तिगत तौर पर सुधार लाने की कोशिश करता हूँ और समाज में भी बहुत सारी चीज़ों को देखता हूँ। तो कौतूहल बस जो चीज़ें दिखती हैं वो मैं अपने कलम के द्वारा उकरने का प्रयास करता हूँ, उन संवेदनाओं को उकरने का प्रयास करता हूँ। उसी कड़ी में जब कोरोना काल था, उस समय कुछ ऐसी हमारे आसपास ही ऐसी गतिविधियां हुई और ऐसे घटनाएं घटित हुई जिसका कहीं ना कहीं इस कविता से संबंध है। इस वजह से ये कविता लिखी गई थी। तो जी, चूंकि अभी कविता ही पढ़ा जाए, इसका जो शीर्षक है छिछले प्रश्न गहरे उत्तर। कौन जात हो भाई? दलित हैं साहब। नहीं मतलब किस में आते हो? आपकी गाली में आते हैं, गंदी नाली में आते हैं और अलग की हुई थाली में आते हैं साहब। मुझे लगा हिंदू में आते हो। आता हूं ना साहब, पर आपके चुनाव में। क्या खाते हो भाई? जो दलित खाता है साहब। नहीं मतलब क्या क्या खाते हो? आपसे मार खाता हूँ, कर्ज का भार खाता हूँ और तंगी में नून तो कभी अचार खाता हूँ साहब। मुझे लगा मुर्गा खाते हो। खाता हूं ना साहब, पर आपके चुनाव में। क्या पीते हो भाई? जगदलित पीता है साहब। नहीं मतलब क्या क्या पीते हो? छुआछूत का गम, टूटे अरमानों का दम और नंगी आंखों से देखा गया सारा भरम साहब। मुझे लगा शराब पीते हो। पीता हूं ना साहब, पर आपके चुनाव में। क्या मिला है भाई जो एक दलित को मिलता है साहब? नहीं मतलब क्या क्या मिला है? जिल्लत भरी जिंदगी, आपकी छोड़ी हुई गंदगी और तिस पर भी आप जैसे परजीवियों की बंदगी साहब। मुझे लगा वादे मिले हैं, मिलते हैं ना साहब, पर आपके चुनाव में। क्या किया है भाई? जगदलित करता है साहब। नहीं मतलब क्या क्या किया है? 100 दिन तालाब में काम किया, पसीने से तर सुबह को शाम किया और आते जाते ठाकुरों को सलाम किया साहब। मुझे लगा कोई बड़ा काम किया। किया है ना साहब, आपके चुनाव का प्रचार। वाह क्या बात है, बहुत शानदार, बहुत शानदार कविता है। प्रियदर्शन जी, मैं सबसे पहले आपकी टिप्पणी चाहता हूँ। दलित समस्याओं पर, दलित की पीड़ा पर बहुत सारी कविताएं हम लोग ने पढ़ी हैं, लिखी गई हैं। लेकिन ये कविता एक अलग ढंग से हमारे समाज और राजनीति के चित्र को प्रस्तुत करता है और उसमें जो दलित की उपस्थिति है, वो किन हालात से गुजर रहा है, कौन कौन सी विडंबनाएं, विद्रूपताएं हैं, वो एकदम से उभर कर इस कविता में आती है। और शायद इसीलिए इस कविता ने सबको इतनी जल्दी छुआ है, उनको विचलित किया है, बेचैन किया है। एक बारगी में ही आपको पूरा चित्र हमारे समाज का दिख जाता है। आपकी टिप्पणी। मुकेश जी नमस्कार, रजनी जी और बच्चालाल जी, भाई आपने बहुत अच्छी कविता पढ़ाई। आप सबको नमस्कार। सच क्या है कि जब पहली बार एक कविता मेरे पास आई, मुझे महेश मिश्र मेरे एक मित्र ने भेजी थी
और बताया कि इसको इंस्टाग्राम पे रोक लिया गया है। तो मैं बड़ा हैरान हुआ और कवि के नाम से मैं बिल्कुल अपरिचित था, लेकिन वो कविता इतनी वेधक, इतनी मार्मिक थी, मुझे लगा कि कहीं इस कवि ने उड़ाई न हो कहीं किसी कविता। तो मैंने फिर दो लोगों से बात की, रजनी जी से बात की और अनीता भारती से बात की। दोनों ने पुष्टि की कि हाँ, इस नाम के कवि हैं और इलाहाबाद में हैं। और उसके बाद उनके फेसबुक पेज की सर्च शुरू हुई, लेकिन मुझे अंदाजा नहीं था कि जो कविता मुझे इतना छूती है वो शायद बाहर भी उतना ही गहरा प्रभाव पैदा करेगी। मैं बता रहा हूँ रिकॉर्ड के लिए उसको, 2 दिन पहले ndtv.com के जो एडिटर हैं देशबंधु सिंह, उन्होंने मुझे फोन किया, बताया कि उसको 2,48,900 कुछ पाठक मिल चुके हैं और हर रोज 500 पाठक मिल रहे हैं। यानी जब हम लोग ये बातचीत कर रहे हैं तो वो संख्या निसंदेह 2.5 लाख के पार होगी। मैं हैरान था कि जिस भाषा में 300 और 600 का कविता संग्रह बिकते बेचते बेचते प्रकाशक हाँफ जाते हैं, उसमें एक कविता 2.5 लाख तक पहुंच गई। क्या है इस कविता में? और क्या ये कविता याद नहीं दिलाती, इसका फैलाव याद नहीं दिलाता है कि ये कमी पाठक की नहीं, हिंदी कविता की अपनी अपर्याप्तता की भी है शायद, कि हम कोई ऐसी कविता नहीं लिख पा रहे जो इतने बड़े पैमाने पे छू ले। एक दूसरी बात भी है, दलित यथार्थ हमारे लिए दूर का हो भले, लेकिन नया नहीं रह गया है। हिंदी, मराठी, बांग्ला, कन्नड़ तमाम भाषाओं में खूब दलित साहित्य लिखा गया और हम उनको पढ़ पढ़ के एक नए अनुभव से जुड़ते भी रहे हैं। लेकिन इन सबके बावजूद ये कविता बहुत सहजता के साथ जिस बात की ओर इशारा करती है, जिस भेदभाव, जिस उत्पीड़न और जिस दलित राजनीति के खोखलेपन की ओर इशारा करती है, वो अपने आप में एक बड़ी चीज है। तो बच्चालाल जी ने एक ऐसी कविता अनायास लिख दी। मैंने इनके वॉल पे जाके इनकी दूसरी कविताएं भी पढ़ी, उनमें भी अच्छी बातें हैं, वो भी अच्छी कविताएं हैं, लेकिन ये मार्मिकता, ये वेधकता मुझे कमाल की लगी और मुझे भरोसा बना कि अगर बहुत अच्छी कविता होगी तो पाठकों तक बिना किसी आलोचक के पहुंचेगी। जी मुकेश जी। जी, तो रजनी जी, ये जो कविता है अचानक लोगों को स्पर्श कर गई, इतनी मार्मिक है, इतनी वेधक है, जैसा प्रियदर्शन जी ने कहा। ये कविता कैसे एक अचानक आती है और छा जाती है? यानी हम जो अभी कहा कि कविताओं को पाठक नहीं मिलते हैं, कविताएं पढ़ना नहीं चाहते हैं, ये जो प्रचार है चारों तरफ, उसमें इस तरह की चीजें हैं। कविता संग्रह बिकते नहीं है, प्रकाशक कविता संग्रह छापना नहीं चाहते हैं, लेकिन कविता की शक्ति कितनी है और अगर उसमें सच्चाई हो और उसमें अभिव्यक्ति उस स्तर की हो तो किस तरह से लोग उसको हाथों हाथ लेते हैं, ये इसका उदाहरण है। आपकी टिप्पणी। मुकेश जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अगर कविता सहजता के साथ अपने समय से टकराती है और उस समय उस सिस्टम से भी, ये जो कविता है सिस्टम के बदलाव की मांग कर रही है, सिस्टम पर प्रश्न चिन्ह लगा देती है। पूरी की पूरी जो हमारी चुनाव प्रणाली है जिससे हमारी सरकारें और सत्ता तय हो रही है, उस पर पूरा का पूरा प्रश्न चिन्ह ये लगाती है। और ये जो कविता अगर लोगों तक पहुंच रही है तो इसके पहुंचने में सबसे बड़ा तो जो जिस सोशल मीडिया को बार बार आलोचना की जाती है, आलोचना की जानी चाहिए, लेकिन उसके माध्यम से ये सब चारों तरफ फैल गई। एक तो ये, दूसरा इसके फैलने का जो सबसे बड़ा कारण मुझे नजर आता है, क्योंकि मैंने भी इस कविता को जब पढ़ा तो मैंने खुद बच्चा लाल की जो मैं वॉल पर जाके बाकी तमाम कविताएं भी मैंने पढ़ी। तो ये जो कविता है इसमें जो एक सहजता है, एक लोक प्रवृत्ति है इसमें, इसकी जो कहन की शैली, कविता जो वैसे तो कहन की शैली तो हमने कथा के लिए रूढ़ कर रखी है, लेकिन इसमें जो कहन की शैली है, इसमें जो संवाद है, इसमें जो सरलता है, ये इसमें छिछले प्रश्न और गहरे उत्तर, इसमें ही सारा का सारा इस कविता का जो जिसे कहते हैं जीस्ट है वो समाया हुआ है कि कैसे कैसे प्रश्न किए जा रहे हैं हमसे आज इतने सालों बाद भी। हमको सिर्फ चुनाव का एक मतलब संख्या भर रहे हैं हम दलित, हमको तभी शामिल किया जाएगा। कभी तरह तरह के प्रपंच हो रहे हैं कि दलितों के घर में जाके खाना खाना, जो कि बहुत ही वाहियात है आज के समय में, ठीक है। और तभी हमको याद किया जाता है मतलब मनरेगा। और ये सबसे बड़ी बात इस कविता की ये कि ये पूरे सत्ता पक्ष के खिलाफ है, चाहे वो कोई भी सरकार हो। यहाँ वो मनरेगा की बात भी उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से कह दी कि मुझे कहाँ काम है, बस मुझे वही काम है जहाँ आपकी आंकड़े पूरे हो जाए, मैं तो सिर्फ एक आंकड़ा भर रह गया हूँ। तो ये दलित जो आंकड़ा भर रह गए हैं, उनकी जो जिस पहचान का
जिस अस्मिता की, जिस डिग्निटी जिसे कहना चाहिए, जिसका वो संघर्ष करे, उसको बार बार हिला दिया जाता है। तो ये जो कविता बिल्कुल छू जाती है, दलित समाज को तो पूरी तरह से छूती है, क्योंकि दलित समाज में जो ये कविता है, जो प्रारंभिक हमारा स्वर था कविताओं का, तो उसमें बहुत आक्रोश, पहले तो बहुत दयनीयता थी। अगर हम अछूत की शिकायत कविता को देखें, फिर अगर हम सुनो ब्राह्मण को पढ़ते हैं तो उसमें बहुत तीखा आक्रोश, बहुत गुस्सा। लेकिन इस कविता में स्वर बदल गया, इस कविता में बात वही कही गई है, लेकिन लेखक की जो अपनी शैली है, बात को कहने का जो ढंग है, वो ढंग जो है वो आपको भीतर तक हौले से छूता है, और हौले से छूता बेशक है, लेकिन बहुत गहरा छूता है। ये जो छुअन जी, है इस कविता की, ये आपने बहुत अच्छी बात कही कि एक अलग ढंग की कविता, एक व्यंग्यात्मक लहजा है। ये हाँ, पूरे उसको कटाक्ष के तौर पर आती है कविता, उस विडंबना को दिखाती है जो राजनीति और समाज और दलित समाज के बीच में एक मौजूद है बड़े पैमाने पर, लेकिन कई बार उसका जिक्र नहीं होता उस तरह से। बच्चालाल जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपने ये तो बताया कि मैंने कविता इस समय, इस काल में और ये सोचते हुए लिखी थी, लेकिन ये कविता जिस तरह से लोकप्रिय हुई है, जिस तरह से आपके पास प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, उसके बाद आपने इस पर सोचा होगा कि आखिरकार मैंने क्या लिख दिया जो इतना इस पर हंगामा मच रहा है। वो प्रतिक्रिया मैं जानना चाहता हूँ। जी सर, वैसे जब ये वायरल हुई थी तो मुझे भी ये इतना अंदाजा नहीं था कि इतनी वायरल होगी। और चूंकि अभी इससे ये पता चल रहा है कि अभी संवेदनाएं हैं और लोग समझ रहे हैं और जुड़ना चाहते हैं उनके वेदनाओं से, और आत्मसात करना चाहते हैं और दूर भी करना चाहते हैं जो समस्याएं हैं उनकी। तो ये एक संभाव की स्थिति तक लाने का एक प्रयास है। और इससे ये पता चल रहा है कि जहां लोकतंत्र पर इतने ज्यादा दबाव है, मतलब लोकतंत्र को विगत कुछ वर्षों में और राजनीति खास करके लोकतंत्र को अब तो राजतंत्र के रूप में बदलने का प्रयास कर रही है। तो उस समय यहाँ पर भी बहुत सारे ऐसे जनमानस में लोग हैं जो कि मानवता की तरफ और समता समानता की बात के पक्षधर हैं और अपनी बात को रखते हैं। तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि अभी इससे पता चलता है कि अभी इंसानियत है, अभी लोगों में संवेदनाएं जिंदा है। तो जी, अगर आप अपनी दूसरी कविताओं के साथ इस कविता को रखकर देखते हैं, तो आपको क्या लगता है उनमें इनमें क्या फर्क देखते हैं? आपने तो बहुत सारी कविताएं लिखी, मैंने पढ़ी नहीं है, कुछ कविताएं शायद अनुरागी जी ने पढ़ी हैं, प्रियदर्शन जी ने भी पढ़ी हैं आपके वॉल पे जाकर। आप क्या देखते हैं इस कविता में, उन कविताओं से हटकर क्या था जिसने इतना हिट किया? जी सर, इसका वाकया ये था कि एक बार मार्केट लॉकडाउन था तो एक ठेले वाले कोई ठेला वाला व्यक्ति आया और बाजार चूंकि एकदम बंद था, और तो वो घर घर जा करके सब्जी बेचते थे। तो वो दलित समाज के थे, माइनॉरिटी वर्ग के थे। तो क्या हुआ कि चारों तरफ लोग भीड़ मचा लिए, और जिस प्रकार से सोशल मीडिया पे और खास करके जो हमारी मुख्य मीडिया है वो हिंदू मुस्लिम लोगों का मतलब इतना ज्यादा जो बंटवारा टाइप का विभाजन किया है टीवी के द्वारा, घर घर में पहुंचाया, इसकी वजह से बहुत लोग सहम गए थे और एक अलग प्रकार की प्रवृत्ति लोगों में अनायास ही जन्म लेने लगी थी, जिसकी वजह से कटुता और वैमनस्य की भावना मतलब सामने दिखने लगी थी। तो ऐसे क्या हुआ कि सब्जी बेच रहे थे वो, तो और बुजुर्ग काफी थे, फिर भी कुछ बच्चे शायद अभी वो परिपक्वता नहीं पा पाए होंगे, तो उन्होंने उनको सूचक शब्द का प्रयोग किया, जातिगत सूचक शब्दों का प्रयोग किया, वो भी बहुत ही भद्दे तरीके से। और तभी एक आदमी गुजरा, तो उसने झटके में पूछा कौन जात हो। तो ये शब्द मुझे छू गया, मुझे लगा कि ये क्या बात है, कौन जात हो। तो वहीं से मैं इसको लेने की कोशिश किया, फिर एक नाटकीय संवाद के रूप में इसको लिखने का प्रयास किया। जी, प्रियदर्शन जी, दलित कविताओं के इस नए अंदाज को आप किस तरह से देखते हैं? दलित साहित्य के अंदर इस कविता को अगर आपको देखना हो स्थापित करके, तो कैसे देखेंगे? अनम्यूट कर लीजिए। हाँ, ये सच है मुकेश जी कि मैं इसका विशेषज्ञ तो नहीं हूं, लेकिन रजनी जी ने जो कहा कि जो दलित कविता में, अच्छा दलित गद्य बहुत बड़ा है, दलित कविता शायद उसके मुकाबले अभी कुछ फीकी है,
और वो जो आ रही है वो ज्यादातर वर्णनात्मकता की शिकार है। उसमें कातरता कहीं है, कहीं क्रोध बहुत गहरा है, लेकिन बिल्कुल बराबरी पर आकर सत्ता का उपहास करने वाली, उसका व्यंग्य करने वाली और अपने यथार्थ को रख देने वाली ऐसी कविता कम है। और ये सिर्फ दलित कविता के लिए नहीं, जब मैं ये बात कर रहा था तो मुझे ख्याल आ रहा था कि हिंदी में लोकप्रिय कविताओं का जो पूरा मैदान है वो हास्य व्यंग्य की चालू कविताओं और कुछ रोमांटिक गीतों के हिस्से चला गया है। और हिंदी के जो बहुत अच्छे कवि हैं, जो धीरे धीरे सिकुड़ते जा रहे, निश्चित तौर पे बहुत अच्छे कवि हैं, वो लोकतंत्र के, मानवीय संवेदना के बहुत अच्छे वाहक हैं, लेकिन वो सिकुड़ते जा रहे हैं। तो जो पूरा का पूरा कविता का सौंदर्य शास्त्र है, उस पे हमें फिर से विचार करने की जरूरत है कि हम जो लिख रहे हैं वो अधिकतम लोगों तक क्यों नहीं जा रहा है। बच्चालाल उन्मेष जी ने जो काम किया है, असल में वही किया, वो एक मुहावरा दिया है जो कहते हैं कि हालात से, मतलब एक ठेले वाले, दलित ठेले वाले से उनको इस अनुभव से कविता मिली, तो अपना शिल्प उसके हालात से पैदा करते हैं। मैं जब इनकी कविताओं को देख रहा था तो मुझे एक कविता और मिली थी, और मैं 1 मिनट लेके उसको सुना देना चाहूंगा। छोटी सी कविता है, ये गौर करना इसका शीर्षक है। उनमें आपकी कविता पढ़ रहा हूं। जब शहर जले कहीं धू धू कर, फिर कोई कहे आ थू थू कर, समझ लेना उसके ही हाथों रखी गई चिंगारी थी। जब कहीं किसी का कटा हो सर, को फिर कहे कोई किसका है धड़, समझ लेना उसके ही हाथों चली कटारी आ रही थी। जब कोई लिया हो खेत चर, फिर कोई कहे यार ढांढस धर, समझ लेना उसके ही पैरों रौंदी गई क्यारी थी। जब हरखू की पगड़ी ही जेवर, और कोई कहे इतने तेवर, समझ लेना उसके ही हाथों खींची गई सारी थी। जब गोधना पेट की बात करे और कोई अध्यात्म की बात धरे, समझ लेना उसके हाथों फैली अछूत बीमारी थी। जब बेटा मिल में काम करे और बाप ठाकुर को सलाम करे, समझ लेना उनके ही हाथों शोषण की रस्में जारी थी। फिर ये वैसी ही सीधी कविता है, लेकिन फिर ये जो दलितों का भला चाहने वाले तथाकथित लोग हैं, ये उनकी कलई खोलती है। ये जो दंगों के खिलाफ बयानबाजी करने वाले लोग हैं, ये असल में याद दिलाती है कि जिनके हाथ में सत्ता है वही पहले खेत जलाते हैं, वही बाद में मुआवजा देते हैं, वही पहले उत्पीड़न करते हैं, वही बाद में मलहम लगाने का काम करते हैं। तो इस मोहभंग को इतने सटीक ढंग से रखने का काम ये कविता करती है, जो पिछली कविता में हमने देखा जो वायरल हो चुकी है। ये मेरा ख्याल है इनकी बहुत बड़ी कामयाबी है। बिल्कुल। रजनी जी, मैं एक छोटी सी टिप्पणी आपकी इस पर चाहता हूं कि जब ये कविता इंस्टाग्राम पर आई, उसके बाद इस पर रोक लगाई गई, ये हटा ली गई कुछ समय बाद। एक तरह की सेंसरशिप, एक तरह की का प्रतिबंध इस कविता पर लगा। वो कौन सी मानसिकता आप देख रही हैं जो इस कविता से इतना डर गया या इतना नाराज हो गया कि उसने इस कविता को हटाने की मांग कर डाली? देखिए, मुझे लगता है जो आज का हमारा सबसे बड़ा प्रश्न है वो हमारी अभिव्यक्ति का प्रश्न, बहुत बड़ा प्रश्न है कि हम कह पा रहे हैं। और दलित की अभिव्यक्ति तो बहुत ही उसको तो जितना कुंद किया जाए, उस पर जितना रंदा लगा दिया जाए उतना ही बेहतर है। तो ये जब कविता आती है हमारे सामने, तो ये कविता क्या करती है? ये कविता जो है, जो सत्ता के अनुकूलित जो हमारा सिस्टम है, उस सिस्टम में सेंध लगा देती है। और कोई भी सत्ता नहीं चाहती कि उसके सिस्टम में सेंध लगा दिया जाए। दलित जान रहे हैं, समझ रहे हैं उस बात को, और बात समझना एक बात है, लेकिन उसको अभिव्यक्त करना, यानी अभिव्यक्ति पर कड़ा पहरा लगा दिया जा रहा है। तो ये सत्ताधारी की बौखलाहट एक तरह से, जो भी इस सिस्टम में जो है, वो बौखलाहट क्या है? जो वही व्यंग, क्योंकि कविता व्यंग कर रही है, तो व्यंग भी दो तरह से हो रहा है। एक व्यंग तो हो रहा है जो जिससे सत्ताधारी में बौखलाहट आ रही है, लेकिन व्यंग को करुणा से उपजता है। करुणा किसके प्रति है? दलितों के प्रति है। इस दलितों के प्रति करुणा क्यों हो? जिस वर्ग को हमेशा से घृणा से देखा गया हो, उसके प्रति करुणा का भाव पैदा हो रहा है। उस करुणा के खिलाफ मतलब उस करुणा के खिलाफ एक षड्यंत्र है ये हमारी सत्ता का, जो वो चाहती है कि इस तरह की कविता हमारे सामने ना आए। और दूसरी बात है इसकी शैली। इस कविता में जो सबसे महत्वपूर्ण बात मुझे लगती है वो इसकी शैली है, जो सीधे मन तक उतरती है। जैसा मैंने अभी कहा
इसकी शैली जो है वो बिल्कुल इतनी सहजता से वही बात कह देती है, मतलब कि जो सुनने वाला, जिसकी अभी बात कर रहे थे, सौंदर्य शास्त्र की बात की थी अभी प्रियदर्शन जी ने, दलित साहित्य पर हमेशा ये प्रश्न लगता रहा है कि प्रश्न चिन्ह लगता रहा है कि भाई इसमें तो वो जो हमारे जो भारतीय साहित्य का जो मानदंड है उनके आधार पर खरी नहीं उतरती हैं ये कविताएं, और ये गद्य लिखा गया है, लेकिन कविताएं भी प्रियदर्शन जी बहुत लिखी गई हैं, बहुत सारे कवि हमारे सामने हैं, लेकिन वो इस तरह से हमारे सामने आ नहीं रहे। बहुत सारे कवि तो ऐसे हैं, जैसे मुकेश मानस की ही मैं बात करूं, उन्होंने ढेर सारी कविताएं लिखी हैं सिस्टम पर, ठीक है, लेकिन उनकी कविताओं को हम पहुंच नहीं पा रही हैं उस तरह से, जैसे इस कविता को, क्योंकि वैसे ही बैन किया गया। बैन करने का मतलब होता है कि उसको फिर बार बार जब चीज को दबाया जाता है तो उतने ही प्रेशर से बाहर निकलती है। तो ये कविता उतने ही प्रेशर से बाहर आई और हमारे पूरे समाज पर एक तरह से इसने छा गई कि अब सबको लगा कि देखें क्या है इसमें। मैंने भी यही देखा कि क्या है इसमें, प्रियदर्शन जी ने देखा क्या है इसमें। उसके बाद हम इन्होंने और बाकी कविताएं भी पढ़ डाली हमने। इन्होंने अपनी माँ पर भी कविता लिखी हुई है, वहां पर माँ से बातचीत करते हुए इनके जो मन में भाव आया, वो कविता मुझे छुई, क्योंकि शायद स्त्री हूँ इसलिए वो भी मुझे बहुत छू गई अंदर तक कि देखो मतलब बात करते करते तो ये जो हमारे भावों की जो गहराई है, और जब वो बिल्कुल मन से छू कर बाहर आती है तो वो ऐसे ही फैल जाती है। और कोई भी जो हमारी वर्तमान व्यवस्था है वो तो बिल्कुल नहीं चाहती। वर्तमान व्यवस्था क्या, जो हमारी पुरानी व्यवस्था थी वो कभी भी ये नहीं चाहती कि चीजों को में बदलाव उनको पसंद नहीं है, और ना ही वो अपने ऊपर वो प्रश्न जो है वो ना वो प्रश्नों से जूझना चाहते हैं, प्रश्नों से बच रहना चाहते हैं, इसीलिए वो व्यक्ति को दबा देना चाहते हैं। जी, अंत में मैं चाहता हूं कि बच्चा लाल जी आप एक अपनी तरफ से अपनी कविताओं पर अपना कथन कहें संक्षेप में। अनम्यूट कर लीजिए। जी सर, मेरी जो भी कविताएं रहती हैं वो खास करके जो समाज में वंचित समाज है और जहाँ पर भी कहीं शोषण है वहाँ पर मेरी कलम उठती है और वो शब्दों में पिरोने का प्रयास रहता है। तो कोई ये नहीं है कि मैं किसी जाति विशेष देख करके लिखूंगा। वो शोषण और वो दंश जो भी झेलेगा उस वर्ग के लिए, उस जगह के लिए लिखी जाएगी। तो ऐसा नहीं है कि किसी एक विशेष वर्ग के लिए। हाँ, लेकिन ये भी भारत का एक सच है कि वो विशेष वर्ग अपने आप ही रिपोर्टों के माध्यम से दिख ही जाता है, उससे हम बच नहीं सकते हैं। मैं एक कविता चाहूँगा। एक अभी क्या था कि स्कूल अभी ज्वाइन किया हूँ तो हमारे स्कूल में बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि बहुत ही पिछड़े इलाके से आते हैं और शेड्यूल कास्ट के एसटी, खास करके एसटी वर्ग के भी रहते हैं। तो हमारे तरफ क्या है कि स्कूल में राशन पानी खाना पीना सबके लिए आएंगे, लेकिन पढ़ने के लिए नहीं भेजना चाहते हैं। तो कभी क्या हुआ कि मैं गया ऑनलाइन, अभी कोरोना काल की वजह से ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गए थे, तो जब पता किया गांव में जाकर के कि यहाँ पे कुछ इनसे रिसोर्सेज लें जिससे हम ऑनलाइन संवाद कायम कर सकें, लेकिन पता चला कि पूरे गांव में कोई एंड्रॉइड मोबाइल नहीं है। तो और कुछ ऐसे बच्चे हैं, ऐसे परिवार वाले हैं जो ईंट के भट्टों पे काम करते हैं, और हमारे क्लास के कुछ बच्चे मैं देखा ईंट के भट्टों पे जाते हुए। तो उनको देख करके मुझे एक कविता मतलब मन में उपजी, तो कुछ विचार उपजे, सुनाइए तो प्लीज। इसको लिखने का प्रयास किया। इसका मैंने शीर्षक दिया था आश्वासन, कि रईसों ने बख्श दी है जान इतना काफी नहीं, रईसों ने बख्श दी है जान इतना काफी नहीं, दिया आश्वासन है निजाम इतना काफी नहीं। जमी हो न सही पैरों तले, जमी हो न सही पैरों तले, मिला है सारा आसमान इतना काफी नहीं। दधिच की हड्डियां नहीं कि तेरा इतिहास लिखूं, दधिच की हड्डियां नहीं कि तेरा इतिहास लिखूं, आ गया कारखानों के काम इतना काफी नहीं। जिस्म नींबू है आंसू है नमक ओठ मिर्च, जिस्म नींबू है आंसू है नमक ओठ मिर्च, आया खून सिकंजी के काम इतना काफी नहीं। गणेश जनने की तुम्हारे अंदर प्रतिभा ही नहीं, गणेश जनने की तुम्हारे अंदर प्रतिभा ही नहीं, किए हैं मैल अपने दान इतना काफी नहीं, किए हैं मैल इतने अपने दान इतना काफी नहीं। तुम्हारी पगड़ी को रंगरेज की जरूरत ही क्या, तुम्हारी पगड़ी को रंगरेज की जरूरत ही क्या, जो खा के थूका हमने पान इतना काफी नहीं, जो खा के थूका हमने पान इतना काफी नहीं। समय निकाल कर
चंद लफ्ज तुम्हारे नाम किए, समय निकाल कर चंद लफ्ज तुम्हारे नाम किए, फिर तुम्हारी बढ़ी जो शान, इतना काफी नहीं। तुम्हारे खातिर स्कूल नहीं, ईंट की भट्ठी तो है। तुम्हारे खातिर स्कूल नहीं, ईंट की भट्ठी तो है। खुले हैं कोयले के खान, इतना काफी नहीं, इतना वाह काफी नहीं। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार कविता है। और मुझे लगता है कि आज गांधी जी की पुण्यतिथि है और लेखक समाज ने तय बिल्कुल। किया है कि ये पूरा वर्ष जो 75वां वर्ष है, ये प्रतिरोध वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। और मुझे लगता है कि इससे बेहतर शुरुआत क्या हो सकती है कि प्रतिरोध की ये शानदार कविताएं और उन पर चर्चा के साथ ये ताना बाना शुरू हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका आज की चर्चा के लिए। धन्यवाद, नमस्कार। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।